हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल लाहौर में अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एहतजाजी जलसों के सिलसिले का आखिरी जलसा मुनक्किद हुआ। ज़ाहिर है अपोजिशन अपने जलसे को तारीख़ी कहेगी और ज़ाहिर है जो हुकूमत वक्त है वो उस जलसे को कहेगी कि ये तो कोई जलसा ही नहीं था, इसमें तो लोग नहीं थे। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं सच्चाई बीच में है। जहाँ तक इस जलसे की बात है, कहा यह जा रहा था आर होगा या पार, मगर क्योंकि लंबी लड़ाई है तो ना आर हुआ ना पार हुआ। वुसअत साहब, आप पहले कुछ कहना चाहेंगे इस जलसे के बारे में? मुझे तो हैरत है कि किस तरह की बहस हो रही है मीडिया में भी कि जलसे में कितने लोग थे। डज इट रियली मैटर? मतलब ठाठे मारता हुआ समंदर है तो क्या हुकूमत उलट जाएगी, और अगर नहीं है तो हुकूमत नहीं उल्टेगी? ये पैमाने तो नहीं होते हुकूमतों को उलटने या उनके बरकरार रहने के। वो तो मसाइल आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाट के हुकूमत को गिरा देते हैं और पता भी नहीं चलता है। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जो इश्यूज़ हैं कि क्यों बेचैन हैं लोग, पीडीएम के एजेंडे से कतई नज़र मैं बात कर रहा हूँ, आम आदमी क्यों बेचैन है, उस पे जो पुराने ये हैं पीडीएम वाले, हर एक को 3-3 दफ़ा इक़्तिदार मिला। जब वो ऐसी बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान को फ्लाई स्टेट बनाएंगे, तो फिर मैं सोचता हूँ कि पिछली 3 दफ़ा क्या किया फिर आपने। सही बात। और खान साहब जो हैं, जब उनके जो इंतहाई ना तजर्बेकारी में तजर्बेकार बहुत सी तकरीबन टीम, सब लोग नहीं, वो जब कहते हैं कि सब ठीक हो रहा है तो उस पर भी मुझे हंसी आती है। तो इसीलिए हमने 2 दिग्गज पंडित जो हैं वो इंगेज किए हैं कि वो हमें समझाएं जो बातें हमें समझ में नहीं आ रही, कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आ रही। हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल वड़ाइच साहब। इनके तज्ज़िये आप पढ़ते भी रहते हैं, इनको सुनते भी रहते हैं। वेलकम टू द शो। सोहेल साहब, आप थे लाहौर में, ज़ाहिर है हम नहीं थे, तो हम आप ही का तज्ज़िया जानना चाहेंगे इस सारी सूरत हाल पे जो कल से हुआ। और तो बिस्मिल्लाह कीजिए। देखें, वैसे तो ज़ाहिर है आप बहुत अच्छी तरह सारी सियासी सूरत हाल को जानते हैं, लेकिन लाहौर में होने की वजह से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मीनार पाकिस्तान का वेन्यू चुनना ही इनकी गलती थी। क्योंकि मीनार पाकिस्तान में तो 5 लाख आदमी भी समा जाएं तो मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकता। कल का जलसा ना अजीमुशान था ना फ्लॉप था। इट वाज ए रिलेटिवली गुड शो। और पीएमएलएन की ये रवायत रही है कि इनके वोटर नहीं जलसे में आते, इनके सिर्फ कारकुन जलसे में आते हैं। पीएमएलएन का जो वोटर है वो आमतौर पर बिजनेस मिडिल क्लास से तल्लक रखता है, चिट कपड़िया है, सफ़ेद पोश है, खाता पीता है। वो जलसे की बादरेशन, वो लाइनों में लगना, वो जाके इंतज़ार करना, वो नहीं करता। वो घर पे टीवी पे बैठ के जलसा देखता है। और इनके जो जलसे में जाते हैं लोग, वो सिर्फ वर्कर जाते हैं। तो यही वजह थी कि ये तवक्को करना भी ज़्यादती थी कि ये मीनार पाकिस्तान भर देंगे या एक अजीमुशान जलसा होगा। हाँ, अगर ये इनकी रवायत टूटती तो शायद आम वोटर भी चला जाता, लेकिन आम वोटर नहीं गया, वर्कर गए। जो 2-3 सामने वाले पार्क थे वो भर गए। और अब चूँकि मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क बन चुका है और पहले से बड़ा हो चुका है। पहले जब इमरान खान साहब का जलसा जहाँ 211 में हुआ था तो ये छोटा था मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड्स, अब ये और भी बड़े हो चुके हैं। तो तकरीबन उन्हीं ग्राउंड्स के अंदर इन्होंने भी कुर्सियाँ लगाई हुई थी और बाकी लोगों के बैठने का इंतज़ाम था। तकरीबन उतने ही लोग थे जितने 211 में इमरान खान के लोग थे। लेकिन इमरान खान के जो लोगों में बहुत जोश था, जज्बा था, और ज़्यादातर यंगस्टर्स थे और फैमिलीज़ थी। ये पॉलिटिकल वर्कर थे और इनमें उतना जोश नहीं था जितना खान साहब के वर्कर्स के अंदर जोश। सोहेल वड़ाइच साहब, तो ये मेरी चंद ऑब्जर्वेशन। आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक है कि ये जो बिजनेस क्लास है या कारोबारी तबका है, वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग का बुनियादी वोटर है, तो वो कहते हैं अच्छा वोट तो दे देंगे यार, सर्दी में तुम हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो।
अब मुस्लिम लीग नून को कम से कम पंजाब में और बिलखुसूस लाहौर में सियासत करते हुए 40 साल नहीं 35 साल तो हो ही चुके हैं। इनके आला क़यादत में परवेज़ रशीद और साद रफ़ीक जैसे जो ग्राउंड लेवल की ख़बर रखने वाले वो हैं, तजर्बेकार घाक किस्म के जो हैं रहनुमा, वो मौजूद हैं। तो जो चीज़ आप इतनी आसानी से देख रहे थे, इन लोगों को समझ में नहीं आई कि इसको किसी और तरीके से टैकल कर ले। जी, मैंने तो 2 दिन पहले लिखा भी, ज़ाहिर है हम तो अपनी राय का इजहार ही कर सकते हैं। मैंने लिखा था कि बेहतर होता कि मार रोड पर या पंजाब असम्बली या नासिर बाग वहाँ कहीं जलसा करते तो लोगों के लिए जाना भी आसान होता। फिर ग्राउंड था, सर्दी थी, रात का अंधेरा था, फिर लेट हो गया, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन फिर भी नून लीग ने बड़ी कोशिश की, मरियम साहबा ने रैलियां निकाली लाहौर में, लोगों के हर हलके में गई, एनए के हर हलके में, नेशनल असम्बली के, और कामयाब रैलियां की। लेकिन जाहिर है तवक्को यही थी कि आम वोटर जो है वो नहीं निकलेगा, और आम वोटर नहीं निकला, सिर्फ वर्कर जो है वो गए हैं। ठीक है, हमारे साथ जैगम खान भी मौजूद हैं। जैगम, ये बताइए कि एक तो ओवरऑल जलसे के बारे में तो बात हो रही है, इसका जो इम्पैक्ट है, मुझे एक चीज़ जो ऐलान लाहौर भी आया है उस पर भी बार बार कहने को, ज़ाहिर है ये इमरान हुकूमत को कह रहे हैं, वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि आप 31 जो दिसंबर तक या 31 जनवरी तक आप इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएँ, वरना हम लॉन्ग मार्च करेंगे। जो उनका पूरा ऐलान लाहौर है वो बेसिकली टारगेट कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, और कह रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हाइब्रिड निज़ाम खड़ा किया, बदतरीन धांधली करा दी और इस्टेब्लिशमेंट का रोल वो ख़त्म करेंगे। तो बेसिकली आपको लगता है कि अपोजिशन का जो टारगेट है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और इमरान खान तो ज़ाहिर है वो ये समझते हैं कि इमरान खान सिर्फ उनके एक मोहरे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सिस्टम बना है या जिस सिस्टम को बनाया जा रहा है वो उस सिस्टम से बहुत मुख्तलिफ है जिनको पहले हुकूमत फेस करती है, अपोजिशन फेस करती रही है। देखें, या तो ऐसे दौर थे 1990s की तरह, और फिर 2008 से 2018 तक जब हमारे पास लिमिटेड डेमोक्रेसीज थी और अपोजिशन के पास काफ़ी एक ताकत होती थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के किसी हद तक साथ होती थी और हुकूमत पर वो दबाव डालती थी। या हमारे पास किंग्स पार्टीज होती थी जो वैसे अनपॉपुलर हुआ करती थी, पब्लिक में उनकी कोई जड़ें नहीं होती थी, लेकिन उनको जो बादशाह होता था उसकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती थी। इस वक्त जो अपोजिशन है उसका चैलेंज ये है कि एक ऐसी पार्टी है जो एक तरह से तो किंग्स पार्टी है कि उसे बादशाह की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक पॉपुलर पार्टी भी है, एक पॉपुलिस्ट पार्टी भी है, और वो एक ऐसी हुकूमत से नबर्द आज़मा है जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है। तो ऐसा चैलेंज मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में किसी अपोजिशन के पास रहा है, क्योंकि या तो अपोजिशन लिमिटेड डेमोक्रेसीज में उस हुकूमत के साथ लड़ती रही हैं जिस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन हुआ करती थी, या वो किंग्स पार्टीज के खिलाफ लड़ती रही हैं जिनकी अवाम में रूट्स नहीं होती थी, वो उनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं होती थी। तो इस वक्त एक लिहाज से उन्हें लड़ना पड़ रहा है एक ऐसी पार्टी से भी जो हुकूमत में है, किंग्स पार्टी से भी और उसके साथ किंग से भी, और उनका बेस्ट बेट ये है कि किसी ना किसी तरीके से बादशाह को एम्बेरस करके पार्टी से थोड़ा अलग किया जाए, क्योंकि बादशाह तो बहरहाल सबका बादशाह है, वो एक पार्टी का बादशाह तो नहीं हो सकता। इस्टेब्लिशमेंट एक हद तक ही, एटलीस्ट जहाँ तक नज़र आने की बात है, एक पार्टी के साथ खड़ी हुई नज़र आ सकती है। इसलिए आपको ये इस तरह का नैरेटिव और इस तरह का डायरेक्ट अटैक नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप दोनों से कि बज़ाहिर ये 11 पार्टियों का अलायंस है और पीटीआई जो है बकौल लोगों के सिलेक्टेड हुकूमत है, इमरान खान साहब जो हैं ताबेदार खान है, वट एवर। लेकिन सवाल ये है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न जब मैं ये देखता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन भी किंग्स पार्टी का रोल अदा कर रही थी, और जब चीफ की एक्सटेंशन का मसला आया उसमें भी जो है ताबेदारी सभी ने दिखाई,
इस तरह के जो की मामलात होते हैं, जो वो आपसे करवाना चाहते हैं वो तो आप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप चीखते हैं, आंखों में आंसू भर लाते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था लेकिन मैं ये क्या करता। तो ऐसी सूरत हाल में मैं इनका साथ दूं तो क्यों दूं, इन दोनों पार्टियों फरीकों का। जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सितम ज़रीफ़ी तो मौजूद है और शायद अगर 1990 जैसा निज़ाम होता, एक उस तरह का हाइब्रिड सिस्टम होता, तो शायद ये पार्टियां एडजस्ट कर लेती। ठीक है, एक यहाँ वक्फा लेते हैं और के बाद ज़रूर पूछेंगे कि कल के जलसे ने क्या इतना इम्पैक्ट डाला कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई थ्रेट महसूस हो। इस वक्त के बाद वेलकम बैक सोहेल वड़ाई साहब, क्योंकि हम सब का ताल्लुक़ मीडिया से है तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कल की जो कवरेज हुई ओवरऑल, उसमें हमें आज बीबीसी पे उसमें मजमून भी आया कि लोग जो हैं वो कुछ चैनल्स बिल्कुल इस जलसे को दिखा रहे थे कि कुछ भी नहीं है, कुर्सियाँ खाली हैं, कुछ चैनल्स दिखा रहे थे कि नहीं बेहतर शोइंग हुई है। जैसे हमने शुरू में ही कहा कहीं रियलिटी बीच में थी, तो मीडिया की अपनी क्रेडिबिलिटी आपके ख्याल में, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो खुल के बोल दिया कि ISPR ने जो फ़ोन करके कहा था कि इसकी मनफी कवरेज करें, पता नहीं हमें क्यों फ़ोन नहीं करते सर, अब पता नहीं बाद में कितनी सदाकत हाँ, है, कितनी सदाकत है। तो जो मीडिया का ओवरऑल इस वक्त रोल है, क्या हम लोगों तक सही बात पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, दोनों एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। कल के जलसे की जो कवरेज है, हमें दोनों तरह के शेड नज़र आए। एक वो जो कह रहे थे कि बिल्कुल नाकाम है, और एक वो जो कुछ लोगों ने ये भी कहा जी बड़ा कामयाब है। लेकिन सच्चाई कहीं दरमियान में होती है, ढूंढनी पड़ती है, और इससे क्रेडिबिलिटी जो है हमारे चैनल्स की, ये ज़ाहिर है मुतासर हो रही है, लोगों की भी, रिपोर्टर्स की भी और साफ़ियों की भी। सोहेल साहब मेरे ख्याल में ढूंढना तो हमारा बहैसियत साफ़ी हमारा काम है। सच्चाई लोग तो आम नाज़िर जो है या जो अखबार पढ़ता है वो तो सच्चाई, वो उसकी तो हमारे ऊपर डिपेंडेंस होती है कि हम उसको सच्चाई बताएंगे, वो कैसे कशीद करेगा। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सच्चाई जो है कोई वो ढूंढ नहीं रहा, अपने अपने हम बायसेस जो हैं उनके ऊपर चलते हैं। बायस ज़रूर रखें, लेकिन बायस के साथ साथ कुछ हकीकत जो है वो भी बयान करें। तो मेरा ख़्याल है कि कल हमारा जो इस हवाले से बहुत बुरा दिन था कि खुल के सामने आ गए कि कौन मीडिया में कौन कहाँ से बोल रहा है, और कल सच की शिकस्त हुई और झूठ की फतह हुई, और यूँ ऐसे लगता था कि सारे हम लोग बायस्ड हैं और पाकिस्तान में कोई सच बताने वाला, हक बताने वाला और सही बात बताने वाला कोई नहीं है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बेहतर होता कि दोनों रुख बताए जाते, दोनों चीज़ें बताई जाती। ये भी बताया जाता कि पहले क्या था, पहले कितने बड़े जलसे हुए, क्या हुआ, और कितनी, या तो कोई एक टेक्निकली या मैथमेटिकली कोई बात बताती जाती, मसलन कि ये मीनार पाकिस्तान कुल कितनी जगह है, काउंट, कोई हेड काउंट किया जाता। ऐसा तो कुछ है नहीं, बस यही कहा जाता था ये खाली जगह है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो इस तरीके से कवरेज करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। दुनिया भर में हेड काउंट किए जाते हैं, स्पेस को गिना जाता है, पर स्क्वायर लोगों की जगह निकाली जाती है, फिर कोई बात की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बगैर किसी सोचे समझे, बगैर तहकीक के कई वजूहात मीडिया पर्सन्स बता सकते हैं कि जी कभी हम पे दबाव होता है, कभी फ़ोन होता है, कभी ओनर्स जो हैं वो दबा देते हैं, कभी हम सेल्फ सेंसरशिप कर लेते हैं। क़तई नज़र इसके जो एंड प्रोडक्ट पहुंच रही है व्यूअर को, उसके बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि आपको शायद याद हो कि जब नया नया मोबाइल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में, तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में लैंडलाइन होती थी, लेकिन 2-3 साल के अंदर लैंडलाइन गायब हो गई और हर आदमी के हाथ में आ गया मोबाइल फ़ोन। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिवायती मीडिया है, भले जो भी रोना रोएं कि हम दबे में हैं या हम खुद बुज़दिल हैं, इसके दिन पूरे हो चुके हैं।
सोशल मीडिया जो है वो अपनी सख्त जानी साबित करता चला जा रहा है, हमारा रिवायती मीडिया पसपा होता चला जा रहा है, रियासत एक रुकावट खड़ी करती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी कोई नया तोड़ तलाश कर लेती है, तो हम या हमारे जो कौमी इदारे हैं जो सेंसर पे कमर बस्ता हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और सोशल मीडिया जो है वो हर चीज़ को दिखा देता है। आप भले रोकें ना रोकें, मुझे इसकी परवाह नहीं होती। कल मतलब मुझे बेफिक्र था कि जी आप मरियम की तकरीर दिखाते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ की तकरीर दिखाते हैं या नहीं, मौलाना को कहाँ से काटते हैं, अचकज़ई को कहाँ से काटते हैं, नो, इसलिए कि मुझे पता था कि मैं देख लूँगा, सारी तकरीरें देख लूँगा। तो अब तो हमारा ज़माना तो लग चुका है, हम तो साबिक चौधरी हो गए हैं। आप क्या कहते हैं? जी, मुझे पहले तो ये इजाज़त दीजिए थोड़ा सा मैं इख्तलाफ राय कर लूँ जो सेनेट के बारे में बड़ाई साहब ने बात की है। देखिए, मेरे ख्याल में जो सेनेट का इलेक्शन है वो बहुत अहम माइलस्टोन नहीं है, इसलिए कि सादा लेजिस्लेशन पास कराना किसी भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता। अगर है तो फिर तो हुकूमत पर रहना ही उसका मुश्किल है, क्योंकि कुछ लेजिस्लेशन तो ऐसी है कि अगर वो पास ना हो तो हुकूमत ही गिर जाती है। मिसाल के तौर पर जो मनी बिल है या बजट है। दूसरी बात ये कि सादा लेजिस्लेशन जो है वो तो एक जॉइंट सिटिंग में भी पास हो जाती है। अगर सेनेट में आपकी अक्सरियत नहीं है तो जॉइंट सिटिंग कर लें, सादा लेजिस्लेशन जो है वो पास करा लें। इस हुकूमत ने भी किया है। और सेनेट में जब अपोजिशन की अक्सरियत थी तो फिर अपोजिशन ने क्या कर लिया था, या तो इस हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाए जिससे वो आइन में तरमीम कर सके, उसके तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, वो तो आ नहीं सकता। और फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत की मुश्किल होगी वो नापसंदीदा फैसले करने होंगे। जैसे कि आगे IMF में वापस जाएंगे तो जब ये नापसंदीदा फैसले करेंगे तो इस वक्त जो एक तहरीक का एटमॉस्फेयर है और अपोजिशन ने जैसे हुकूमत को दबोचा हुआ है तो वो मुश्किल होता चला जाएगा। अब दूसरी बात जहाँ तक देखिए कम्युनिकेशन की है और मीडिया की है, एक तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, आप दोस्तों ने भी ज़रूर किया होगा, कि हुकूमत ने अपनी जो स्ट्रेटजी थी वो मुल्तान के जलसे के बाद तब्दील की है। मुल्तान के जलसे तक उनका बहुत ज़्यादा जो जोर था वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पर था, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं उनका ब्लो बैक जो है वो मीडिया और कम्युनिकेशन में आ रहा था। उनको काफ़ी अपने नैरेटिव में नुकसान हो रहा था। इस दरमियान में हमने ये भी देखा कि वज़ीर दाखिला भी कम्युनिकेशन के एक बंदे को लगा दिया गया, और इस जलसे में हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना मैनेज करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन जो उसके आफ्टर इफेक्ट थे उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, एक ज़माना हुआ करता था कि लोग खुद जलसे में बड़ी तादाद में जाते थे तो वर्ड ऑफ माउथ होता था या अखबारों में छपता था, अंदाजे होते थे कि कितना बड़ा जलसा है। इस वक्त सब लोग देखते हैं जलसा कैमरे की आंख से, और कैमरे की आंख चंद हज़ार के बाद अंधी हो जाती है। 5,000 10,000 के बाद अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये 50,000 का क्राउड है या 5 लाख का है या 50 लाख का है। तो इसमें जो टेलीविजन के कैमरा मैन और मीडिया हाउसेस जिस तरीके से एंगलिंग करते हैं, जिस तरीके से फोकस करते हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, उससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डिटरमिन होता है। और ये वो चीज़ है जिसको मैनेज करने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि इमरान खान के जो बहुत बड़े बड़े जलसे हमें नजर आते थे वो बाज़-औक़ात सड़क की आधी तरफ हो रहे होते थे, बहुत छोटा क्राउड होता था, लेकिन उसको जिस तरीके से दिखाया जाता था, मीडिया हाउसेस जितनी उनको तवज्जो दे रहे थे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता था। मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन का जो चैलेंज है ये पीटीएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि पीटीएम ब्लंडर्स कर रही है। इसहाक डार साहब का इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन का ब्लंडर था। इसमें फिर हमने देखा कि जिस तरीके से अचकज़ई साहब ने जो तकरीर फरमा दी वो भी कम्युनिकेशन का ब्लंडर था। इन्होंने किसी तरह की ब्रांडिंग नहीं की, आपस में जो तकरीर के जो इनके टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो शेयर नहीं किए जाते। कोई कम्युनिकेशन की कमेटी नहीं है जो इस सबको रिव्यू करे। और मैं एक बात जी सिर्फ आखिरी बात जो वसतुल्लाह साहब कह रहे थे, देखिए वसतुल्लाह साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है एक तो उसकी अहमियत कम हो रही है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में उनकी वक़्त भी कम हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से जो सोशल मीडिया है वो भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसमें भी बेशुमार मसाइल हैं।
वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन के ढेर में से सच तलाश करना एक बहुत मुश्किल चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है बैनुल अक़वामी तौर पर हम एक क्राइसिस में, यकीनन ये भी आज़ार चला जाएगा जाते जाते। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब और ज़ैगम खान साहब कि आप हमारे साथ रहे। अब एक ब्रेक ले लेते हैं। कंवर ग्रेवाल का ये तराना इस वक्त भारत में जारी किसान तहरीक का तराना बन के वायरल हो चुका है। लाखों किसानों ने पिछले 18 दिन से दिल्ली का ऐसे मुहासरा कर रखा है जैसे चंद सौ बरस पहले बैरूनी अफवाज आके बड़े शहरों का मुहासरा कर लेती थी। आज ये जो मुजाहिरीन सुकून से बैठे हैं, इन्होंने 9 घंटे की एहतजाजी भूख हड़ताल भी की, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्हें भी शरीक होना पड़ा। बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान, सिख, हिंदू, मुसलमान किसान बड़े सब्र से मुंतज़िर हैं कि मोदी हुकूमत कब वो 3 ज़रई क़वानीन वापस लेती है जो बग़ैर किसी का मशवरा लिए ये फ़र्ज़ करके मंजूर कर लिए गए कि किसान तो बेवकूफ़ होते हैं, कौन ये बिल पढ़ेगा, और पढ़ भी लिया तो इस सर्दी और कोविड के ज़माने में एहतजाज क्यों करेगा और सड़क पे क्यों निकलेगा। लेकिन किसान मोदी से ज़्यादा ज़ीरक निकले और सबको पता चल गया कि करो या मरो का टाइम आ चुका है। इन लाखों किसानों का ताल्लुक़ 30 किसान तंजीमों से है। सियासी जमातों को बाहर रखा गया है, लेकिन सियासी जमातों के लिए चूँकि भारत की 60% आबादी देहात पे मुश्तमिल है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन किसानों की सपोर्ट करें। लिहाजा कांग्रेस से लेके और बीजेपी के इत्तेहाद से बाहर हर पार्टी जो है वो इन्हें सपोर्ट कर रही है। हुकूमत कस्में खा रही है कि हम खुदा की कसम, भगवान की कसम, बल्कि हम आपकी जो है वो चाहते हैं, वेलफेयर चाहते हैं। आप 2 साल के अंदर दूध और शहद की नहरें नहाना शुरू कर देंगे। हम प्राइवेट सेक्टर को खोल रहे हैं, आप अपनी फसल जिस दाम मर्जी बेचें। लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम बनिए हो और बनिया कुछ देखे बगैर नहीं गिरता। हुकूमत कह रही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने दी है आपको, वो किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। किसान कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, ये तीनों बिल वापस ले लो बग़ैर चूनो चरा किए। फिर दूसरा हरबा इन किसानों से बाकियों को बरगश्ता करने के लिए वही जो बीजेपी का रिवायती हरबा है कि इनके इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानियों का हाथ है, कम्युनिस्ट इसके पीछे हैं, नक्सलों की साजिश है, चीन और पाकिस्तान इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, इन लाखों किसानों को और वरगला रहे हैं। जिक्र जारी है भारतीय किसानों के एहतजाज का एक वक्फे के बाद। दिल्ली को घेरे हुए जो लाखों किसान इस वक्त धरना दिए वहाँ बैठे हैं, उनके रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 8 दौर हो चुके हैं। हुकूमत कह रही है हमसे चांद ले लो, सितारे ले लो, बल्कि आसमान भी हम तुम्हें देने को तैयार हैं। किसान कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ये जो तीनों बिल हैं जिनके ज़रिए इवेंचुअली हमें सरमायादारी का यरगमाल बनाने का मंसूबा है पूरी की पूरी ज़रात को, ये वापस ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम घर चले जाएंगे। किसान अकेले नहीं है, हर तबके के लोग, हर बरादरी के लोग जो धरने पे लोग बैठे हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़िक्रमंद भी हैं और मुस्तैद भी हैं। 18 दिन से जारी इस तहरीक को बॉलीवुड से लेके सरकारी महकमों के अहलकारों तक सभी को मुतासिर किया है। मसलन ताज़ा खबर यह है कि भारतीय पंजाब के DIG जेल खाना जात सुखिंदर सिंह झग्गड़ ने
किसान तहरीक में शमूलियत के लिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि वो पहले किसान हैं और बाद में कुछ और। मेरे बाप के मेहनत की वजह से, खेत जोतने की वजह से आज मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं और मेरी 81 साल माँ ने हुक्म दिया है कि अब तुम नौकरी छोड़ो और किसान के साथ जाके बैठो। पंजाब के सरकर्दा माहिर ज़राअत वरिंदर सिंह पॉल ने एहतजाजन आला सरकारी एजाज़ ठुकरा दिया है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब प्रकाश सिंह बादल ने मुल्क का दूसरा आला तरीन सिविलियन अवार्ड पद्मा विभूषण जो है वापस कर दिया है। ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह ने खेलों का सबसे बड़ा कौमी एजाज़ राजीव गांधी रत्ना अवार्ड वापस कर दिया है। बॉलीवुड के बहुत से अदाकार, गुलकार और किसानों का दिल बढ़ाने के लिए उनके दरमियान मुसलसल आ जा रहे हैं। अगर किसानों की ये तहरीक कामयाब हुई जनाब, तो मोदी हुकूमत की जो बेलगाम खुली मंडी का कानून जो है, एक तो वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि ये पहली बार होगा कि मोदी हुकूमत ने कोई कानून लागू करके फिर वापस लिया हो। मोदी हुकूमत टेक्निक ये होती है कि वो कानून वापस लेने की बजाय नफ़रतें फैला देती है, सब्जेक्ट जो है वो दूसरा इंट्रोड्यूस करा देती है, भले वो नोटबंदी हो, कोविड की मिसमैनेजमेंट हो, कश्मीर का हड़प कर जाने के बाद जो है वो उसको ब्लैकआउट करने की स्ट्रेटजी हो, या फिर मुसलमानों को शहरियत से बाहर रखने का कानून। लेकिन पहली बार ये है कि किसान, जिनको ये लोग कहते हैं देहाती हैं, उजड़े गंवार हैं, वो मोदी हुकूमत के किसी भी झांसे में आने को हरगिज़ तैयार नहीं। मैं ये भी पढ़ रहा था कि अभी जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो भी अपने जो मेडल्स और बैजेस हैं तो वो भी तो किसानों के बच्चे हैं। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है मोदी जी ने। अब रिवायती जुमला तो ये है कि देखते हैं आने वाला वक्त क्या बताता है। वक्त ख़त्म हुआ, प्रोड्यूसर साहब ने जो है वो सर पे बंदूक रख दी है हमारे। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।